नमस्कार दोस्तों, मैं आमीन गौरी आपके सामने फिर एक बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो कर चुके हैं, जिसमें हमने 25 क्वेश्चनों का आपस यहाँ बैठ के डिस्कस किया था आपके साथ में। और उन 25 क्वेश्चनों के साथ हर क्वेश्चन के साथ आपको अन्य 4-5 क्वेश्चन और भी बताए थे मैंने जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, तो आपने सबने लिख लिए होंगे। अब इसके बाद में MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 आपके सामने लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे ये रिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट के साथ में अन्य एग्ज़ाम NTPC है, रेलवे है, पटवार है, आर्मी वगैरह में जो बच्चों की जनरल साइंस आती है पार्ट है, उनके अंदर भी इसमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे पार्ट सेकंड में हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसके बाद आगे अब 26 क्वेश्चन से लेकर आगे जितने क्वेश्चन डिस्कस हो सकेंगे हम उतने डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री के। इसमें 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर यानी 26 यानी 26। अब देखो 26 का क्वेश्चन है क्या, प्रश्न नंबर 26 देखो। और क्वेश्चन 26 में क्या है, एक नाभिकीय अभिक्रिया दे रखी है ये, और इस नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है हमें। अब देखो नाभिकीय अभिक्रिया, थोड़ी सी इसको लिख देता हूँ मैं, थोड़ी सी ये देखने में थोड़ी सी आपको सही नहीं दिख रहा होगा। X92 238 एक एलिमेंट है और इससे क्या बन रहा है आगे, यहाँ पर कोई एलिमेंट A ये बना है, प्लस साथ में क्या इसमें हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया है 2 और 4 से। हीलियम का अल्फा पार्टिकल 2 4 से बाहर निकल गया। अब देखो ये नाभिकीय अभिक्रिया, और नाभिकीय अभिक्रिया भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की तरह संतुलित होती है। कि जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते हैं ना, कि जैसे आप लिखते हो कि H2 + Cl2 इससे क्या बन गया 2HCl, ऐसे लिखते हो। तो आप आगे आपने 2 लगाया, ये 2 किया, ये इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए आपने एक यहाँ पर एक नंबर लिखिए। उसी प्रकार से नाभिकीय अभिक्रिया भी संतुलित होती है। और नाभिकीय अभिक्रिया में संतुलित होने के लिए उसमें परमाणु क्रमांक, नीचे वाला मान जो परमाणु क्रमांक, वो दोनों साइड के, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के परमाणु क्रमांक आपस में बिल्कुल बराबर रहते हैं योग इनका। और ऊपर वाली संख्या द्रव्यमान संख्या का मान भी दोनों साइड में बिल्कुल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखो इधर 92 है परमाणु क्रमांक, इधर क्या है नीचे 2 है, तो A का परमाणु क्रमांक कितना होगा यहाँ 90 है ना। क्यों 90 कैसे हो गया कि 90 ये प्लस 2 ये, 90 और 2 कितने हो गए 92 92 यहाँ भी कि 92 बराबर हो गया। और ऊपर वाले में देखो 238 है, यहाँ पर कितने 4 है, तो कितने करें 234 कर दें, यहाँ 234। तो 234 और 4 कितने 238 हो गए, तो ऊपर वाला समान हो गया। तो यानी हमें A दिया गया था और इस A के अंदर हमें कुछ लिखा हुआ नहीं है हमारे पास, हमने खुद निकाला ये। अब इसमें निकालना है कि न्यूट्रॉन निकालने, और न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे बताया था मैंने कि A माइनस क्या होता है Z, और A क्या है द्रव्यमान संख्या कितनी है, A की द्रव्यमान संख्या 234 माइनस Z क्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक 90 है, 90 कर दिया। तो 234 में से 90 को माइनस करना है, और 234 में से 90 माइनस कर देंगे कितने बचेंगे, 234 में 90 माइनस करके कितने बच गए 144 144, तो 144। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है 144, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया 144 हो गया। तो नाभिकीय अभिक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया की तरह आपको संतुलित करके रखनी है। और याद ये ध्यान रखना है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संतुलन में नीचे वाला मान लेफ्ट राइट का बराबर करना है, ऊपर वाला मान द्रव्यमान संख्या का मान भी लेफ्ट राइट दोनों का क्या करना है आपको बराबर करके लिखना है। ये थोड़ा ध्यान रखना है, उसके आधार पर आप कुछ भी निकाल सकते हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला 26 के बाद देखो अगला क्वेश्चन 27 में क्या है क्वेश्चन नंबर 27, और 27 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ कि रबड़ के वोल्केलाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था। क्वेश्चन क्या है कि रबड़ का जब वल्कनीकरण करते हैं वोल्केलाइजेशन, उस वल्कनीकरण का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अब देखो रबड़ का वल्कनीकरण क्या होता है कि प्राकृतिक रबड़ जो होता है ना, और ये प्राकृतिक रबड़ जब हम किसी, जैसे पीछे बताया था मैंने कि पेड़ होता है हेबिया ब्रेसिलियंसिस, जिससे प्राकृतिक रबड़ को प्राप्त करते कि पेड़ का तना उसको कट लगाया, कट लगाने के बाद उस तने में क्या है सफ़ेद दूध के समान द्रव्य बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं लेटेक्स या क्षीर बोलते हैं। और ये लेटेक्स या क्षीर जो है ना, उस लेटेक्स या क्षीर से ही हम क्या करते हैं रासायनिक यानी उस अभिक्रिया के द्वारा उसमें रबड़ को अलग करते हैं कोगुलेशन के यानी संकंदन के द्वारा।
अब रबड़ अलग होने के बाद वो बहुत कहलाएगा कच्चा रबड़। और वो कच्चा रबड़ जो है ना, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता क्योंकि चिपचिपा होता है। साथ में क्या, उसमें प्रत्यास्थता, यानी अगर हाथ में लोगे तो चिपक जाएगा हाथ के। इसके अलावा प्रत्यास्थता का मान कम, यानी उसकी इलास्टिसिटी कम है, खींचोगे तुरंत टूट जाएगा। और साथ में क्या, जल से नहीं, अगर पानी में डालोगे तो भीग जाएगा वो, यानी इसको थोड़ा सा उपयोगी नहीं है। तो क्या करेंगे, ये तीनों इसके अवगुण दूर करने पड़ेंगे। एक तो जल से भीगे नहीं, जल में डालें सूखा बाहर निकल जाए, जल प्रतिकर्षी हो जाए। दूसरा चिपचिपा नहीं रहे, हाथ में ले तो चिपके नहीं। तीसरा क्या है, प्रत्यास्थता रहे, खींचे तो लंबा हो जाए प्रत्यास्थता वाला भाग। तो ये सब करने के लिए क्या करते हैं, कच्चा रबड़ उसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं। कच्चा रबड़ जो है ना, ये कच्चा रबड़ या जिसको बोलते क्रेप रबड़, क्या बोलते हैं, कच्चे रबड़ को क्रेप रबड़। इसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं। और सल्फर के साथ कच्चे रबड़ गर्म करना कहलाता है रबड़ का वल्कनीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वल्कनीकरण। इसका इंग्लिश में नाम क्या है, वोल्केलाइजेशन। वल्केलाइजेशन है, यानी वल्कनीकरण लिखा ना, ये वल्केलाइजेशन, तो वल्कनीकरण। और इस क्रिया के दौरान यानी रबड़ की जो इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों के बीच में क्या है, सल्फर के क्रॉस बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे रबड़ की इकाइयाँ हैं और इनके बीच में क्या होंगे, सल्फर जुड़ जाएगा आके, इस तरह से ही उनके बीच में सल्फर जुड़ जाएगा ऐसे, इस तरह से बीच में क्या कर लेगा, सल्फर क्रॉस बॉन्ड बना लेगा इनके बीच में ऐसे। और क्रॉस बॉन्ड बनने से रबड़ की प्रत्यास्थता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चिपचिपा नहीं रहेगा। साथ में क्या, जल से भीगता नहीं, प्रतिकर्षित नहीं रहेगा। इसको तो रबड़ का वल्कनीकरण। और ये रबड़ का वल्कनीकरण सबसे पहले सन 1839 में, 1839, कब, 1839 में। और एक वैज्ञानिक था और उसका नाम क्या था, चार्ल्स गुडईयर। क्या नाम था, चार्ल्स गुडईयर के द्वारा 1839 में रबड़ का वल्कनीकरण किया था। इसका उत्तर कौन सा हो गया, चार्ल्स गुडईयर 1839। तो यानी इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे 5-7 क्वेश्चन और भी डिस्कस किए हैं रबड़ के बारे में, थोड़ा आपको इसको ढंग से याद रखना है। 28 में क्या है कि 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है। अब देखो 90 किलोग्राम ऑक्सीजन प्राप्त कैसे करें। अब जल है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का फॉर्मूला क्या है, H2O। और जल का फॉर्मूला H2O है, तो जल का अणुभार निकाले ना, अणुभार कितना था, जल का अणुभार 18। अब देखो 18 अणुभार बोल दे या मोलिकुलर मास बोल दे या इसका आणविक द्रव्यमान बोल दे, कितना है, जल का 18 है। अब देखो 18 में कितना भाग है, 18 कैसे है, H का 2 और O का कितना है, 16, कुल कितने 18 है। तो 18 में कितना भाग है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यूँ कहते हैं कि 18, अगर मान लो इसको किलोग्राम मान लें, तो 18 किलोग्राम H2O में O2 की मात्रा कितनी है, 16 किलोग्राम। 1 किलोग्राम जल में O2 की मात्रा 16/18। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि 90 किलोग्राम जल में कितनी होगी, तो 16/18 गुणा क्या हो गई, 90 कर दो। अब इसको गुणा भाग कर लो आप। तो 18 को किससे करें, 18 5 90 यानी 5 और 16 5 80, कितना आ गया, 80 किलोग्राम। कितना आ गया ये, 80 किलोग्राम। तो 80 किलोग्राम। अब 80 किलोग्राम ऑप्शन कौन सा इसमें, डी वाला। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, डी हो गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर अगला 29 का ये, किसका ये क्वेश्चन नंबर 29 है ये, 1329। अब क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या है, क्या दे रखा है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट जो है ना, उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है, ये हमें इसमें देखना है। अब ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी है, अब हमें याद रखना है कि विद्युत बल्ब हो, विद्युत बल्ब नाम आ जाए, है ना। साथ में क्या है, कोई भी ट्यूबलाइट नाम आ जाए। इनके अंदर मुख्य रूप से गैस तो सब में होती है, कौन सी होती है वो, आर्गन। कौन सी है वो, आर्गन। तो विद्युत बल्ब के अंदर भी आर्गन बढ़ते हैं, ट्यूबलाइट के अंदर भी आर्गन बढ़ते हैं, तो आर्गन तो रहेगा। प्लस दूसरा क्या है, ट्यूबलाइट के अंदर क्या है, थोड़ी सी वाइटिंग के लिए मरकरी की वाष्प भी मिलाते हैं। मरकरी की वाष्प जो बल्ब में नहीं होती, मरकरी की वाष्प। और मरकरी की वाष्प इसमें देखो, अब ऑप्शन में देखें आर्गन व मीथेन, ये ऑप्शन गलत है। आर्गन तो सही है लेकिन मीथेन नहीं है। पारे की वाष्प सही है। प्लस
आर्गन, ये भी सही ऑप्शन है। हीलियम प्लस पारे की वाष्प, हीलियम नहीं है ऑप्शन में, तो पारे की वाष्प तो सही है लेकिन हीलियम गलत आ गया यहाँ। हीलियम व आर्गन दोनों आगे, हीलियम आ गया, आर्गन तो सही लेकिन हीलियम गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, दोनों सही है, पारे की वाष्प और आर्गन। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, पारे की वाष्प और आर्गन। तो इसका सेकंड उत्तर सही हो गया। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है। अब देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। अब ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव या इसको ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं ना, और या इसको बोलते हैं वैश्विक उष्णता। क्या बोलेंगे इसको वैश्विक उष्णता भी कहा जाता है, यानी वैश्विक उष्णता इन पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होना। अब देखो पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि कारण क्या है, यानी पृथ्वी का ताप लगातार क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है। अब पृथ्वी के ताप बढ़ने का कारण क्या है कि जैसे ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडलीय गैसों का आवरण है, यूँ ये वायुमंडलीय गैस है इस तरह से यूँ चारों तरफ पृथ्वी की। और ये वायुमंडलीय गैसें जो हैं, अब देखो यहाँ से सूर्य की कोई किरण है, जैसे सूर्य है ये, और ये सूर्य जो है विकिरण आके यहाँ पृथ्वी से टकराई। जब सूर्य की विकिरण पृथ्वी से आके टकराएगी तब सूर्य की विकिरण की ऊर्जा का मान ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ मात्रा में सूर्य की ऊर्जा को क्या पृथ्वी ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित होने के बाद जो वापस ये परावर्तित होकर वापस उठेगी। अब वापस उठेगी तो इस किरण की ऊर्जा पहले वाली ऊर्जा के समान नहीं रही, और पहले वाली ऊर्जा के समान नहीं रही। अगर मान लो बिल्कुल शुद्ध यहाँ गैस होती है ना और कुछ गैस नहीं होती, तो इसको पार करके वापस चली जाती ब्रह्मांड के अंदर, वापस किरणें वापस चली जाती है ब्रह्मांड में। लेकिन जो प्रदूषण बढ़ रहा है, और प्रदूषण बढ़ रहा तो चारों तरफ क्या है, CO2 का एक आवरण बन गया, यूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आवरण। किसका बन गया ये CO2 का आवरण बना हुआ है यूँ। और जब वापस ये किरण टकरा के वापस उठती है ना, ये उठेगी, तब ये CO2 का आवरण इसको पार नहीं कर पाती है, और पार नहीं कर पाएगी तो ये निरंतर के अंदर क्या बार बार इसमें पृथ्वी टकराएगी ऐसे बार बार, और ऐसे बार बार टकराएगी तो पृथ्वी के ताप में क्या हो जाएगी, बार बार ताप देगा, और बार बार टेम्परेचर देगा तो पृथ्वी के ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। और इस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है, सबसे अधिक मुख्य गैस कौन सी है, मीथेन होती है इसकी उत्तरदायी। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। इसके अलावा इसमें एक NO नाइट्रिक ऑक्साइड NO का नाम भी आता है इसके अंदर कुछ मात्रा में। तो अब यहाँ पर बार बार किरणें टकराने से अब विकिरणें कौन सी टकराती है जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, तो वो किरणें कौन सी होती है, IR। कौन सी होती है वो, IR बोलते हैं, इंफ्रारेड अवरक्त विकिरणें। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवरक्त विकिरणें। क्या ये अवरक्त विकिरणें आके टकराती है, तो यहाँ पर सही इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इंफ्रारेड विकिरण यानी अवरक्त विकिरणें हैं। ये बार बार पृथ्वी से टकराने से क्या पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो, जिसको होता है ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के दौरान कौन सी गैस होती है, मीथेन, CFC है, NO, ये क्या है, मुख्य उत्तरदायी गैसें हैं। इसके अलावा इस प्रभाव के अंदर कौन सी विकिरणों का पृथ्वी बार बार टकराव होता है, या कौन सी विकिरणों से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो कौन सी इंफ्रारेड या IR से होता है ये। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में जो है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा ये बहुत ही एक समस्या के रूप में है, जैसे आप पढ़ते हो एग्जाम में भी आता है कि ताजमहल जो है हमारे भारत में, जो ताजमहल आगरा में, ताजमहल कभी देखा होगा आपने, मैंने भी कई बार जाके देखा मैंने ताजमहल को। तो ताजमहल जो है, उस ताजमहल के पीछे जो है ना, पीछे साइड में छोटा सी एक नदी बहती है। अब तो एक नाले के रूप में ही रह गई, पहले कहते हैं कि यमुना नदी का भाग था वो, तो वहाँ से नदी बहती है यमुना नदी। और अब देखो आगरा में क्या है, फैक्ट्रियाँ वगैरह है बहुत सारी है, और फैक्ट्रियाँ वगैरह कारखानों से क्या है, वहाँ पर क्या हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो काम में ले आते हैं, वो रासायनिक पदार्थ क्या है पानी के अंदर डाल देते हैं, और कहते हैं कि वो पानी क्या यमुना नदी के अंदर आ रहा है, और यमुना नदी में आएगा तो वहाँ पर क्या है, उस रासायनिक पदार्थ से क्या है, मुख्य रूप से गैसें हैं, दो मेन गैसें हैं। एक तो SO2
सल्फर डाइऑक्साइड, एक ये भी काम आती है SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, एक NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कुछ गैसें हैं। और जब उस जल की वाष्प बनती है तो साथ में किन गैस, ये गैस मिली हुई है पानी के अंदर, उसकी वाष्प बनेगी और ऊपर जाएगा कहाँ, बादलों के अंदर। तो बादलों में जाने के बाद ये गैसें क्या जल के अंदर क्या घुल गई। घुलने के बाद अब जब जल में घुलेगी ना गैसें, ये कि SO2 प्लस जल के साथ घुली तो क्या बन जाएगा इसमें H2SO, कितने में बच गए 3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। और SO3 को जल में मिलाएं तो इसको बोलते हैं क्या बनेगा H2SO, कितने 4 हो गए, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसी प्रकार से NO2 को मिलाएं तो क्या बन गया, इसे बनता है HNO3 का निर्माण होता है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो गया। इस प्रकार से अम्लों का निर्माण हो रहा है ये। और ये बादलों के साथ ये अम्ल क्या है, पृथ्वी आके गिरते हैं। और पृथ्वी गिरने से क्या, पृथ्वी की अम्लीयता बढ़ती है एक तो। दूसरा कारण इसमें प्रभाव क्या होता है इसका कि क्या अगर मान लो तालाब वगैरह में पानी चला जाए तो तालाब का पानी अम्लीय हो जाएगा, उससे क्या जलीय जीव मछलियाँ वगैरह इससे प्रभावित होती है। इसके अलावा कहते हैं आगरा में क्या है, इस प्रकार की यानी नदियों या यमुना नदी है या फिर कल कारखानों से निकला हुआ रासायनिक पदार्थ, उससे बनने वाले बादल, उससे होने वाली बारिश से क्या है, यानी जो ताजमहल है उसके ऊपर क्या वो बारिश हो रही है अम्लीय वर्षा वाली, जिससे कि अमल क्या करता है, कोई भी हो उस यानी चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो पत्थर हो, उसको क्या करते हैं संसारित कर देगा, ऊपर धीरे धीरे क्या काटना शुरू कर देगा। तो उस अमल वर्षा से कहते हैं कि ताजमहल धीरे धीरे क्या हो रहा है, संसारित हो रहा है, ताजमहल का संगमरमर जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है वो। तो उस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, तो ये 3 नाम याद रखने हैं आपको उत्तरदायी गैसों में, SO2, SO3, NO2। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, एक तो N2 नहीं है, CO2 नहीं है। N2 तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, निष्क्रिय गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग है ये। CO क्या है, मोटर गाड़ियों के वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये CO है। SO2 ये सही है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, SO2 है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस। तो अम्ल वर्षा के लिए 3 गैसें याद रखनी है, SO2, SO3 और NO2, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 32, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 32 नंबर क्वेश्चन, और एग्जाम में ये इस क्वेश्चन पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, एक्वारेजिया। अब देखो यहाँ पर 2-3 बातें याद रखनी है। ये नाम एक्वारेजिया, इसको बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं इसको, इसको अम्लराज बोलते हैं, अम्लों का राजा। एक होता है रसायनों का राजा, रसायनों का राजा नाम आएगा तो किसका नाम आएगा, रसायनों का राजा में H2SO4 का आता है रसायनों का राजा नाम। लेकिन अम्लों का राजा जो अम्लराज, तो किसका नाम आता है, एक्वारेजिया। और ये कहते हैं कि धातुएं जो होती है ना, अम्ल डालने पर अम्ल धातुओं को अपने अंदर घोल लेता है, लेकिन 2 धातु मुख्य है, एक तो सोना और एक प्लेटिनम। कहते हैं कि ये निष्क्रिय धातु है। क्या ये निष्क्रिय धातु है, अक्रिय नोबल मेटल है, जो कि अम्लों के अंदर घुलती नहीं है, अम्लों से क्रिया नहीं करती है। लेकिन एक्वारेजिया इस प्रकार का एक अम्ल का मिश्रण है, किसका है, 2 अम्लों का मिश्रण है एक्वारेजिया। और ये 2 अम्लों का मिश्रण जो है ना, इस मिश्रण में कहते हैं कि सोना भी घुल जाता है। तो कई बार जैसे गांव वगैरह में आते हैं ना कि जैसे गहने साफ करवा लो, तब क्या करते हैं वो, उसके पास एक थोड़ा केमिकल वगैरह होता है, गहने वगैरह उसको केमिकल डुबोते हैं, थोड़ा सा बुरश मारते हैं, उसके बाद गहने बिल्कुल क्या चमकने स्टार्ट हो। क्यों, क्योंकि वो एक्वारेजिया का मिश्रण उसमें डालते ही मिट्टी तो उतरेगी, साथ में कि उसमें सोने के का पार्टिकल भी घुल जाएंगे, यानी सोना भी उसके अंदर आ जाएगा। तो आभूषण का भार पहले की तुलना में घट जाएगा, यानी सोना कुछ मात्रा में उस यानी विलीन में आ गया, जिसका उपयोग करके वो सोने को अलग कर लेते हैं, जिससे लाभ, तो यानी उनको लाभ होता है उस चीज़ से। तो यानी वहाँ पर कौन सा मिश्रण काम ले रहे हैं वो, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, ये ध्यान रखना है, 2 अम्लों का मिश्रण है, एक तो HCl और एक है HNO3। तो इस एक्वारेजिया में HCl का पार्ट होते हैं 3 पार्ट, और एक भाग इसका होता है नाइट्रिक अम्ल का। तो 3 भाग तो HCl और एक भाग इसका है नाइट्रिक अम्ल के मिलने से क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। तो 3:1 का मिश्रण, 3 भाग HCl 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। तो इसका मतलब इस मिश्रण में HCl और HNO3 को मिलकर बनते हैं। अब पहला ऑप्शन में क्या है, HCl H2SO4, ये गलत हो गया, HCl तो सही लेकिन H2SO4 नहीं होता। दूसरे में H2SO4 HNO3,
HNO3 सही है, लेकिन H2SO4 गलत हो गया। थर्ड में HCl, HNO3 और H2SO4। अब 2 तो सही है, लेकिन तीसरा आ गया ये नहीं होता, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो उत्तर कौन सा होगा इसमें? इन तीनों में से कोई नहीं है। मिश्रण किसका होता है? HCl और HNO3 का होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? चौथा डी हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, देखो अगला 32 क्वेश्चन दोबारा के, थोड़ा कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 32 दोबारा एक बार और देख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 जो है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ना, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? इसमें लिखे क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी, अम्ल ऑक्साइड, ऐसे लिखे हैं। अब देखो ऑक्साइड जो होते हैं ना, ऑक्साइड ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं ऑक्साइड। इनको हम 4 प्रकार में बांटते हैं। एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, और एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, और एक होता है उदासीन ऑक्साइड, उदासीन न्यूट्रल, और एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी अम्लीय एसिडिक, क्षारीय जो है, क्षारीय का मतलब बेसिक, उदासीन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल, और उभयधर्मी का मतलब क्या हो गया? एम्फिडेंटेड ऑक्साइड। ये 4 प्रकार के ऑक्साइड है। अब ध्यान रखना कि ऑक्साइड कब बनता है? कि जब कोई भी एलिमेंट है वो क्या करे? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे। सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो ऑक्साइड बनेंगे। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया क्या करें? अब अम्लीय में क्या है? अगर धातु जो है ना वो क्रिया करे ऑक्सीजन के साथ, धातु क्रिया करे प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो धातुओं के बने ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातु जितने भी है ना, अधातु के ऑक्साइड ये क्या होते हैं? ये होते हैं अम्लीय प्रकृति। जैसे CO2 है, लिखते हो ना आप, NO2 है, SO2 है, SO3 है ना, ऐसे PO4 जैसे लिख दें यहाँ ना, और P4O8, P4O6, इस तरह से यूँ लिख दें। ये सारे अम्लीय ऑक्साइड है। क्षारीय धातु के आ जाएंगे सारे, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सारे धातु के ऑक्साइड के क्षारीय। और उदासीन क्या होता है? जो न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, कोई भी गुण नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है। और न्यूट्रल में आपको 3 नाम याद रखने हैं। और 3 कौन कौन से? एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO, एक याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और एक याद रखना है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये 3 है। 3 क्या होते हैं? ये तीनों क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। ध्यान रखना, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इनके नाम भी आते हैं एग्जाम में। NO का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O का नाम नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हास्य गैस बोलते हैं। और CO का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मोटर गाड़ियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, यानी CO। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों क्या है? उदासीन है। उभयधर्मी में याद रखो, उभयधर्मी के अंदर एग्जाम में जो आता है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, AlOH3, ये उभयधर्मी होता है। जिंक यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, ये भी क्या होता है? उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? ये उभयधर्मी प्रकृति की होती है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस प्रकृति का आ जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड यानी प्रकृति का आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? उभयधर्मी प्रकृति। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर क्या है? निम्नलिखित में से पॉलीमर है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से पॉलीमर कौन सा है? पॉलीमर का मतलब बहुलक। अब बहुलक कौन सा है? अब बहुलक के अंदर क्या देखो, एक तो विनाइल क्लोराइड है ना, इसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। और वाइनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। एक होता है यूरिया, और यूरिया को लिखते हैं से NH2CONH2, यूरिया। और यूरिया जो है ना, ये प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक, क्या ये प्रथम संश्लेषित
कार्बनिक यौगिक यूरिया। ध्यान रखना, ये अलग से लिखना। प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया, जिसका वोहलर नामक एक वैज्ञानिक था। वोहलर ने इसको सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों को ये मानते कि पहले प्रयोगशाला में निर्माण नहीं हो सकता, और वोहलर ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले है कार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक यूरिया का सबसे पहले प्रयोगशाला में निर्माण वोहलर के द्वारा किया, जिसको बोलते हैं वोहलर विधि। तो यूरिया एक प्रथम पहला बनने वाला कार्बनिक संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है। तो प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया, फॉर्मूला NH2CO NH2। इसके अलावा स्टार्च, और स्टार्च में क्या है, स्टार्च क्या है, बहुलक है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है स्टार्च। ये इसका पॉलीमर है। स्टायरीन, स्टायरीन का किसको बोलते हैं, स्टायरीन, स्टायरीनियम जो लिखा ना वाइलिन क्लोराइड में, यहाँ पर लिखा है Cl, ये हटा दें Cl और यहाँ C6H5 लगा दें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ लगा दें C6H5। क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया स्टायरीन। तो ये भी मोनोमर है एकलक, ये भी क्या, स्टायरीन भी एकलक, यूरिया भी क्या एक यौगिक अणु है, और स्टार्च जो है ना ये क्या एक बहुलक है। किसका बहुलक है, अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है स्टार्च। तो ये एक बहुलक आ गया, पॉलीमर है ये, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, कौन है, स्टार्च। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का क्या पूछा है, निम्नलिखित में से पॉलीमर, तो पॉलीमर कौन सा हो गया, इसमें स्टार्च वाला हो गया पॉलीमर, इसमें स्टार्च है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, समान धातु के 4 तार का भार व विस्तृति, मतलब फैलना, विस्तृति मतलब क्या है, फैलना, फैलने का ग्राफ निम्नवत है, यानी इनसे ग्राफ बना रखा है। सबसे पहले तार को कौन सी रेखाएं दर्शाती है, सबसे पतले तार को कौन सी रेखाएं दर्शाती है, यानी सबसे पतला तार कौन सा है वो देखना है। ABCD 4 है हमारे पास, और इन चारों में मैंने चारों के हमें क्या दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं, और इन ग्राफों को देख के हमें पता लगाना है कि सबसे पतला तार कौन सा है इसमें। अब ग्राफ में क्या दे रखा है, इधर तो क्या है विस्तृति यानी फैलना, इधर तो फैलना है, इधर क्या है भार है, इसका कितना भार है। अब देखो जो जितना अधिक फैलेगा ना उतनी पतली उसकी क्या बनेगी, परत बनेगी, और जितना अधिक फैलेगा उसका भार क्या होता जाएगा, उतना कम होता जाएगा। इसका मतलब यूँ कह सकते हो आप कि फैलना और भार एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जिसका भार का मान ज़्यादा उसका फैलना क्या है, कम है। अब देखो यहाँ A है तो A का क्या है, A का फैलाव ज़्यादा है, बिल्कुल क्या है, पतला हो गया, और भार इसका क्या है, कम हो गया। यहाँ भार इसका क्या है, इस तरह से फैलना इसका इतना है और भार इसका इतना कम है। दूसरा क्या है B, और B के अंदर क्या है, B का फैलाव थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, लेकिन भार क्या हो गया, ज़्यादा। C का भार और भी क्या है, ज़्यादा। D का भार सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा D का भार है, तो सबसे कम कौन फैल रहा है, D। इसका मतलब सबसे पतला कौन होगा, सबसे मोटा कौन हो, चलो सबसे मोटा कौन होगा, जिसका भार ज़्यादा हो, जिसका D सबसे मोटा होगा। तो ये सबसे मोटा D क्या है, सबसे मोटा, और सबसे पतला कौन सा होगा, A, ये सबसे पतला हो गया। अब क्या पूछा है, सबसे पतले तार को कौन सी रेखा दर्शा रही है, तो A वाला सबसे पतला है, तो कौन सी होगी, O से लेकर A तक चल रही है ये, तो इसका उत्तर क्या हो गया, O, ये रेखा इस क्या कर रही है, सबसे पतले तार को दर्शा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न नंबर 36। देखो 36 के अंदर क्या लिखा है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है, भविष्य का ईंधन। अब देखो पीछे हमने MCQ सेकंड जो पढ़ा था ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था कि भविष्य की धातु है। अब बताओ कौन सा है, वहाँ हमने डिस्कस किया था भविष्य की धातु कौन सी होती है, टाइटेनियम Ti। क्या होता है, भविष्य की धातु, भविष्य की धातु क्या है, टाइटेनियम Ti है। अब यहाँ क्या पूछा है, भविष्य का ईंधन कौन सा है, भविष्य में काम आने वाला ईंधन, तो एथेनॉल C2H5OH, इसको शराब बोलते हैं, या कह दें शराब का फॉर्मूला आ जाए, या एल्कोहल का सूत्र बताओ तो C2H5OH एथेनॉल है ये, या इसको एथेनॉल या एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। दूसरा हाइड्रोजन H2 गैस है ये। तीसरा मीथेन, जिसको बोलते हैं मार्स गैस, मीथेन क्या है, इसको मार्स गैस CH4
मार्स के दलदल से निकलने वाली गैस। प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मीथेन होती है, चाहे वो CNG हो चाहे वो गोबर गैस हो, इसमें मीथेन सबसे अधिक मात्रा में। और प्राकृतिक गैस हो गया, अंदर क्या आते हैं, गोबर गैस वगैरह आती है, उसके अंदर क्या मुख्य रूप से कौन सी होती है, मीथेन होती है। अब भविष्य के ईंधन कौन सा है, तो किसको बोलते हैं भविष्य के ईंधन, तो ये ध्यान रखना, किसको, हाइड्रोजन को बोलते हैं भविष्य के ईंधन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा, हाइड्रोजन। और ये ध्यान रखना, अगर ये आ जाए ना, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है सबसे अधिक मात्रा में। और अगर ये आ जाए ना, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस, तो किसका नाम आएगा, हाइड्रोजन। और सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन ही होती है। और वैसे सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो मिलकर हीलियम का निर्माण कर रही है, जिससे सूर्य क्या हो रही है, नाभिकीय संलयन से बहुत अधिक ऊर्जा मिली, जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में गैस हाइड्रोजन है, जिसको बोलते हैं भविष्य का ईंधन, यानी H2 है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, और 37 के अंदर क्या है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल हैं। अब पोर्टलैंड सीमेंट जो है ना, अब देखो सीमेंट के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है कि सीमेंट, अब सीमेंट जो है ना, इसका निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, ये याद रखना नाम, जोसेफ ओस्पिडिन। जोसेफ ओस्पिडिन ये पहला एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले सीमेंट का निर्माण किया गया। और ये कहाँ का था, पोर्टलैंड का था, ये पोर्टलैंड का। और जब इसने सीमेंट बनाई ना, तो ये कहते हैं कि सीमेंट बनाने के दौरान उसने क्या किया, चूना पत्थर है या अन्य सीमेंट के जो अभी बताएंगे कौन कौन संगठन है, वो सब मिला के उसने क्या, सबको पीस के बारीक पाउडर बना के उस पाउडर को छोड़ कर कहीं बाहर चला गया। और बाहर चला गया तो उसके बेटे ने पीछे क्या किया, उसमें के अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया चूर्ण के अंदर। और पानी डालने से क्या, वो चूर्ण बिल्कुल क्या है, पत्थर के समान क्या, कठोर हो गया। और उस जो कठोर होने के बाद उस सीमेंट की जो आकृति और उसका रंग जो है ना, वहाँ पर पोर्टलैंड में एक पहाड़ है और उस पहाड़ के पत्थरों के समान हो गया, इसलिए इस सीमेंट का नाम रख दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट। क्या रख दिया इसको, वो क्या बोलते हैं इसको, पोर्टलैंड सीमेंट कह दिया गया। तो जोसेफ एसपीडी ने सबसे पहले पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया। देखो सीमेंट के अंदर होता क्या क्या है, तब ध्यान रखना, सीमेंट के अंदर क्या है, एक तो चूना कैल्शियम ऑक्साइड, एक चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट जिसको संगमरमर या चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर है, प्लस साथ में क्या इसमें सिलिका मिट्टी डालते हैं SiO2 सिलिका, प्लस साथ इसमें क्या है एल्यूमिनियम व कैल्शियम के सिलिकेट और कुछ मात्रा में आयरन के सिलिकेट भी डालते हैं, आयरन भी है तो आयरन, तो एल्यूमिनियम कैल्शियम व आयरन के सिलिकेट डालते हैं। और ये सब मिलाकर क्या करते हैं, इन सबको बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। पीस लेने के बाद इनको बिल्कुल बारीक बारीक गोलियों के रूप में इसको चेंज कर देते हैं और गोलियों को बोलते हैं क्लिंकर। सीमेंट से प्राप्त होने वाली गोलियों को बोलते हैं क्लिंकर। और इन क्लिंकर जो है ना, इस क्लिंकर को बारीक पीस के बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट यानी चूना मिला देते हैं इसमें, ये जिप्सम क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम मिला देते हैं। और जिप्सम मिलाने के बाद सीमेंट का निर्माण हो जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑप्शन में पहला सिलिका सही है, एल्यूमिना ये भी ठीक है सही है, लेकिन मैग्नीशियम गलत हो गया ये। दूसरे में लाइम सही है, एल्यूमिना भी सही है, मैग्नीशियम गलत हो गया। तीसरे में क्या है, लाइम सही है, सिलिका सही है, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये गलत हो गया। चौथे में लाइम सही है, सिलिका सही है और एल्यूमिना ये सही है, तो एल्यूमिना मिला देते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन कौन हो गया, लाइम है, सिलिका और एल्यूमिना के मिलने से क्या बनता है, यानी सीमेंट का निर्माण होता है। इसके बाद देखो अगला 38 प्रश्न नंबर क्या है, 38 में क्या है, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है। सल्फर जो होता है ना उसको कैसे दर्शाते हैं, सल्फर को दर्शाने का तरीका क्या है। अब सल्फर जो है ना वो दो रूप में मिलता है, एक होता है S6
और एक होता है सल्फर S8। S6 सल्फर जो है ना, उसकी इस प्रकार से 2 प्रकार से संरचना होती है, यूँ ऐसे। एक तो कुर्सी के समान बैठ जाता है ऐसे, वो यूँ कुर्सी के समान S6। एक इसकी नाव के समान बना सकते हो संरचना ऐसे। तो ध्यान रखना, संरचना भी पूछ लेते कई बार, S6 किस संरचना में पाया जाता है। तो S6 जो है ना, उसकी क्या है, ऐसे एक तो नौका रूप और एक इसका क्या है, ये नाव रूप। इन 2 रूपों में मिलता है कौन सा, S6। तो सल्फर है वो S6 के अंदर भी होता है। दूसरा सल्फर जो है वो S8 रूप के अंदर भी होता है। और S8 जो होता है रूप ना, वो S8 रूप के इसका इस प्रकार से क्राउन शेप होता है, यूँ ताज की तरह संरचना वाला होता है ये। तो ताज की तरह S1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ताज के समान, ये क्राउन शेप होता है, ये ताज के समान संरचना वाला होता है ये। तो S6 और S8 दोनों रूपों में बताइए। और यहाँ ऑप्शन क्या देखा हमें, S8 दे रखा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, सल्फर अणु को दर्शाते हैं S8 से। ध्यान रखना, फास्फोरस जो है ना, ये याद रखना है अलग से। फास्फोरस को दर्शाने का तरीका क्या है, P नहीं होता, क्या लिखते हैं इसको, P4 से लिखते हैं फास्फोरस को, P4 से। और फास्फोरस को P4 से लिखते हैं ना, तो फास्फोरस इस प्रकार से संरचना बनाता है, यूँ इस तरह से, यूँ ये संरचना होती है फास्फोरस में। और फास्फोरस में ये बंध जो होता है ना, ये बॉन्ड, ये होता है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ध्यान रखना, कितने का, फास्फोरस में, फास्फोरस P4 रूप में होता है और इस बंध कोण कितना है, 60 डिग्री का होता है। ये इस प्रकार से संरचना बनती है किसकी, फास्फोरस की। और सल्फर की S6 और S8 रूप में। तो S6 जो है वो नौका या नाव रूप में, और S8 जो है वो क्राउन रूप में होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, S8 हो गया, C। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 जो है ना, ये थोड़ा सा आपको घुमा के दिया है। घुमा क्या दिया है कि 4 एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की, मतलब 4 केतलियाँ हैं और जिनके नीचे वाले भाग, जो नीचे वाला जो तलवा है उसका, वो बिल्कुल समान मोटाई का धातु का बना हुआ है। बिल्कुल कोई भी पतला या मोटा नहीं, बिल्कुल समान है। तो समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल आता है। तो इसके अंदर बिल्कुल सब में क्या, केतलियों में समान मात्रा में पानी भरा हुआ है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि ताप में रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा। यानी क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 4 केतली है और 4 केतलियों की बिल्कुल क्या समान रूप से, क्या उनकी बिल्कुल केतलियाँ बिल्कुल समान रूप से मोटी है। इस प्रकार से लिखे, डायग्राम बनाए ना, जैसे 4 केतलियाँ मान लो, अगर इस चित्र बनाना चाहिए ना, तो इस प्रकार से कि 4 केतलियाँ यूँ, एक और ये दूसरी और यूँ ऐसे तीसरी और ये चौथी, ये 4 केतलियाँ A B C और D। अब देखो सबका तलवा जो नीचे वाला भाग सबका सेम मोटा है, जैसे इतना मोटा है तो इसका भी क्या है, इतना ही मोटा है, इसका भी क्या है, इतना ही मोटा है, इसका भी क्या है, इतना ही मोटा है। सबका बिल्कुल समान मोटाई का है और समान पानी भरा हुआ है इसमें। कि जैसे मान लो इसमें 1 लीटर जल है तो इसके अंदर भी क्या है, 1 लीटर जल है, इसके अंदर भी क्या है, 1 लीटर जल है, और इसके अंदर भी क्या है, 1 लीटर जल। समान यानी मात्रा में इसके अंदर क्या है, पानी है। तो और समान टेम्परेचर दें, बिल्कुल समान ताप, यानी सबका ताप भी गर्म करें, सबका ताप बिल्कुल क्या है, समान है, इनको गर्म करें इस तरह से। तो तापमान समान है, तो ये मतलब सब कुछ समान है, सिर्फ धातु अलग अलग है। अब देखो धातु कौन कौन सी है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ब्रास, जैसे मान लो ये ब्रास का बना हुआ है, ये ब्रास है। ब्रास क्या है, मिश्र धातु है। किसकी है, ब्रास में मतलब पित्तल। और पित्तल किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की मिलकर बनाए। दूसरा क्या है, कॉपर, ये सिर्फ कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का है। तीसरा क्या है, स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील में क्या है, लोहा प्लस इसके साथ में क्या है, थोड़ा कार्बन प्लस क्रोमियम और निकल कुछ मात्रा में, 18% है ना। अगर सीधा आ जाए ना, सीधा आ जाए स्टील, सिर्फ स्टील नाम आ जाए तो उसमें क्या है, लोहा प्लस 1 से 1.5% कार्बन होता है।
सीधा अगर स्टील आ जाए तब, सीधा स्टील आ जाए ना, तब लोहा प्लस 1 से 1.5% कार्बन होता है स्टील में। और अगर ये आ जाए ना ये ना स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील आ जाए, उस अवस्था में किसका नाम आएगा स्टेनलेस स्टील में, ये वाला भाग, स्टेनलेस स्टील का ये Fe प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम निकल, ये तो है ही स्टील वाला भाग। साथ में क्या है, क्रोमियम और कॉपर मिला दे, कितना परसेंट, 18% क्रोमियम कॉपर मिला रहता है स्टेनलेस स्टील में। और चौथा ऑप्शन क्या है इसमें, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब ये ध्यान रखना है, आपसे क्या पूछा गया कि इसमें भी ताप के प्रति सबसे अधिक चालक, जो धातु ताप के प्रति सबसे अधिक चालक होगी वह धातु उष्मा को उतना ही जल्दी पानी को फटाफट पास करेगी, और जितना जल्दी पानी को उष्मा पास होगी पानी उतना जल्दी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो सबसे अधिक विद्युत या उष्मा चालक कौन है, चांदी है। चांदी होती है तो सबसे जल्दी चांदी गर्म करती। सेकंड स्थान किसका आता है, कॉपर का। तो सेकंड स्थान कॉपर है ना, कॉपर उसके बाद सेकंड स्थान है, तो कॉपर जल्दी गर्म करेगा। उसके बाद तीसरा किसका आएगा फिर कॉपर के बाद, यहाँ पर देखो अब ब्रोंज है, ये मिश्र धातु का थोड़ा यानी चालकता कम हो जाती है, एल्यूमिनियम की ओर भी कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में स्टेनलेस स्टील के अंदर मिश्रण आ गया। तो ये तो दोनों मिश्रण है, यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉपर में किसकी अधिक होगी, कॉपर की। तो यानी सही ऑप्शन कौन सा, इसका कॉपर हो गया। तो कॉपर वाला पात्र जो है ना, ये कॉपर वाला पात्र वो क्या सबसे जल्दी क्या करेगा, इसको गर्म करेगा पानी को। तो इसका सही ऑप्शन हो गया कॉपर। तो यहाँ पर क्या करना, हमें इसका कॉपर करना है, इसका बी वाला। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40, और क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या लिखा है, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय उपयोग में किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है। अब कृत्रिम वर्षा जो होती है ना, उसके लिए एक तो काम में लेते हैं KI, पोटेशियम आयोडाइड भी काम में लेते हैं, प्लस एक अलावा लेते हैं AgI, सिल्वर आयोडाइड काम में लेते हैं। और यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या लिखा है, कृत्रिम वर्षा मतलब कृत्रिम रूप से बरसात करवानी हो तब क्या काम में लेंगे, तो उस अवस्था में सिल्वर आयोडाइड, ये ऑप्शन सही है, सिल्वर आयोडाइड काम में लेते हैं। नमक, सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, यानी टेबल साल्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट, ये काम में नहीं लेते, गलत है। सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ बोलते हैं इसको, शुष्क बर्फ, ठोस CO2 है, इसको भी काम में नहीं लेते। उपयुक्त सभी, तो गलत है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, इसका सही ऑप्शन हो गया AgI। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 41 41, और 41 के क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए कि और दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए, सही उत्तर चुनना है। अब देखो इनको पहले हमें इसको क्या करना है, मिलाना है, मिलाने के बाद फिर क्या करना है, इनको आपस में करना है। अब देखो जो भी चीज़ें आपको आ रही है वो आप एक बार देख लें। अब देखो सबसे अधिक पहले तो क्या है, सोडियम आपको जाना पहचाना है। तो सोडियम दिखा ना क्या, इसमें आज साइड में देखो 1 2 3 4 में सोडियम किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में। तो सोडियम का संबंध है केरोसिन तेल से, 4 नंबर से। उसके बाद देखो जर्मन सिल्वर, और जर्मन सिल्वर क्या है, मिश्र धातु है। क्या ये कि ये मिश्र धातु है। अब देखो 2 अगर ऑप्शन ध्यान है ना, उससे आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे, चाहे आप देख लो 2 कम से कम 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब देखो जिस ऑप्शन में सेकंड का क्या आ रहा है, 4 आ रहा हो, देखो इस बी वाले में यानी बी का यानी सेकंड का 4 हो, यानी बी का 4 किस में आ रहा है, एक तो आ रहा है बी वाले में और एक क्या आ रहा है डी वाले में। इसका मतलब ए उत्तर नहीं हो सकता और इसके अलावा सी उत्तर नहीं हो सकता। इसका अब आपके पास 2 ही बचे ऑप्शन, कौन कौन से, बी और डी बचे 2 ऑप्शन। अब देखो एक और देख लो, डी वाला जो है वो 2 से मिल रहा है, मतलब डी का भाग वो 2 से मिल रहा है। अब डी का 2 है ना, पहले वाले मिल रहा है तो पहले तो वैसे ही गलत हो गया, दूसरे वाले में नहीं है, दूसरा गलत हो गया, तीसरे वाले में है, तीसरा पहले ही गलत है, पहले से गलत कर रखा है, चौथे वाले में है तो चौथे वाला सही। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, चौथे वाला। अब मतलब आपको 2 आ रहे फिर भी आपने क्वेश्चन हल कर दिया। अब देख लो पहले वाले में 3, मॉर्फिन जो है ना वो एनाल्जेसिक होता है, ये मॉर्फिन एनाल्जेसिक होता है। और बोरिक एसिड जो होता है ना, बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक अम्ल H3BO3, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक रूप में इसको काम लेते हैं, एंटीसेप्टिक रूप में काम आता है बोरिक एसिड। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, चौथा डी हो गया इसका सही उत्तर।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर क्या है, बकमिनिस्टर फुलरीन, क्या लिखा है, बकमिनिस्टर फुलरीन है। अब फुलरीन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखो फुलरीन जो है ना, उस फुलरीन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। फुलरीन है, फुलरीन। अब फुलरीन में एक तो ये क्या है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। क्या है ये, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है ये, एलोट्रोप्स, अपर रूप है एलोट्रोप्स। तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है, पहला पॉइंट तो ये। और कार्बन क्रिस्टलीय अपर रूप में 3 आते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो ये फुलरीन है। और इस फुलरीन खोज किसके द्वारा की गई, स्माइले। ध्यान रखना, अधिकतर है ना आपको किताब में या कहीं अधिकतर टीचर पढ़ाते हैं ना, वो क्या लिखाते हैं कि फुलरीन के खोजकर्ता कौन है, तो वहाँ क्या लगाते हैं, बकमिनिस्टर फुलर। वो गलत है। वो बकमिनिस्टर फुलर फुलरीन का खोजकर्ता नहीं है। खोजकर्ता कौन है, कॉर्क का नाम भी आता है और स्माइले, कॉर्क और स्माइले। अधिकतर स्माइले का नाम आता है, स्माइले। तो खोजकर्ता कौन है, स्माइले हैं। बकमिनिस्टर फुलर जो ना, ये एक आर्किटेक्टर था, एक मतलब एक यानी वास्तुकार था ये। और ये बड़ी बड़ी क्या बिल्डिंगें वगैरह, बड़े नक्शे वगैरह बनाता था। और इसके द्वारा एक बनाया गया गुबंद जो है ना, गुबंद, एक गुबंद, इसके द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा गुबंद, वो बहुत फेमस था। और ये देखा गया कि फुलरीन की जब खोज हुई ना, तो इस फुलरीन की संरचना भी उस गुबंद के समान थी, फुटबॉल के समान। फुलरीन की संरचना कैसे, फुटबॉल के समान होती है, और बीच में बॉक्स होते हैं ऐसे, फुलरीन में फुटबॉल की तरह से डिब्बे से बीच में होते हैं ऐसे, इस तरह से। और ये डिब्बे जो है फुलरीन में, वो तो षटकोणीय और क्या होते हैं, पंचकोणीय, 2 प्रकार के डिब्बे होते हैं ऐसे। पंचभुजाकार और षटभुजाकार डब्बे बीच बीच में से मिलने से क्या है, पूरा एक बॉल के समान बन की संरचना, जिसको बकमिनिस्टर फुलर के नाम से बक्की बॉल बोलते हैं। तो यानी इसका नाम जो है ना, फुलरीन का नाम, वो नाम बकमिनिस्टर फुलर के नाम से पड़ा है, फुलरीन। खोजकर्ता इसका स्माइले, तो नाम बकमिनिस्टर फुलर से पड़ा है, खोजकर्ता स्माइले। और फुलरीन के अंदर क्या है, कार्बन से भी मिलकर बना हुआ, ये कार्बन से जुड़े हुए तत्व है, तो यानी तत्व है। तो इसलिए ध्यान रखना, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन जो है ना, ये यौगिक नहीं है। केवल लिखते हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन है, तो हम क्या लिख देते हैं, यौगिक है। यौगिक नहीं है। यौगिक तो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब यौगिक बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो तत्व एक ही है, कार्बन ही है। और जहाँ किसी तत्व में सभी परमाणु समान हो, बोलते हैं तत्व में सारे परमाणु की बिल्कुल क्या होते हैं, समान। इसलिए हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन क्या है, यौगिक नहीं है। क्या ये तत्व है, क्या होते हैं ये तत्व है। ध्यान रखना, तीनों तत्व के रूप है, तत्व है ये। तो इसलिए फुलरीन के अंदर षटकोणीय और पंचकोणीय 2 प्रकार की बलें जुड़ती है फुलरीन में। और जो C60 फुलरीन होता है, C60 फुलरीन, इस C60 फुलरीन में ऐसे कुल 32 फलक होते हैं ऐसे, ये वाले षटकोणीय और पंचकोणीय कुल कितने हैं, 32। और 32 में ये षटकोणीय है ना, ये 6 वाला, ये तो होते हैं 20। और पंचकोणीय है ना, पंचकोणीय कितने होते हैं, 12, ये होते हैं 12, पंचकोणीय 12, कुल 32 फलक हैं। तो 32 फलकों के मिलने से क्या एक बॉल के समान बनती स्ट्रक्चर, जिसको C60 फुलरीन यानी सबसे स्थायी फुलरीन है। ये फुलरीन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है, C60, इसके अलावा C70, C80 मिल जाएंगे, लेकिन सबसे अधिक स्थायी कौन सा है, C60 वाला सबसे अधिक स्थायी है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो C60 वाला सबसे अधिक स्थायी, जिसमें षटकोणीय और पंचकोणीय बल्ले हैं। अब देखो इसमें बकमिनिस्टर फुलरीन है, इसके संबंध में हमें समय कथन देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। सही बात है, या यहाँ नहीं आएगा, दोनों ही आएंगे, वह आएगा यहाँ, पंचभुज व षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते, सही है ये। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन का एक बहुलक है, ये गलत है, बहुलक फ्लोरीन का नहीं है ये। तीसरा क्या है, कार्बन का एक समस्थानिक जो C40 से भारी होता है, ये गलत है, कार्बन का पर रूप होता है ये। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया, कि कार्बन जिसमें 60 कार्बन है और एक गुच्छा है ये, जिसमें पंचकोणीय षटकोणीय वाले आपस में जुड़ी रहती हैं। इसके बाद देखो 43 का प्रश्न, और 43 के क्वेश्चन में क्या है, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है। अब देखो किसी भी तत्व का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो क्या करें, जिसका निकालना हो उसको x मान लो, बाकी की आप
चार्ज जो आता है वो लिख दो कॉमन चार्ज। कॉमन चार्ज याद रखना है, फ्लोरीन हेलोजन जो हमेशा -1 होते हैं। प्रथम वर्ग के तत्व जो है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, प्रथम वर्ग वाले एलिमेंट, इन सब में +1 होता है। सेकंड वर्ग जो है ना, सेकंड में क्या आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये सारे आते हैं, इनमें +2 होता है। हेलोजन सारे -1 होते हैं, याद रखो। नाइट्रोजन पर -3 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है, ये ध्यान रखो। हाइड्रोजन +1 होता है, पहले वर्ग का ही फर्स्ट यानी +1 होता है। अगर फ्लोरीन जो है ना, इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक है फ्लोरीन की, तो जिससे जुड़ेगा फ्लोरीन हमेशा -1 ही रहता है। और नाइट्रोजन तो यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है, उससे कम ऑक्सीजन की है, उससे कम ये हेलोजन या Cl की है, उससे कम नाइट्रोजन की है। विद्युत ऋणता का क्रम है ये। और फ्लोरीन कितनी है, 4, ऑक्सीजन कितनी है, 3.5, क्लोरीन कितनी है, लगभग 3, नाइट्रोजन की 2.8, ऐसे। और जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और जिसकी कम उस पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो हम इसको लिख के ऐसे कर सकते हैं, कैसे करोगे, देखो क्या लिखा है कि K2Cr2O7, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना, Cr का निकालना है। अब देखो इसको ऐसे लिख लें, K पोटेशियम, पोटेशियम पहले वर्ग का है, पहले वर्ग पे चार्ज किया तो +1, कितने पोटेशियम है, 2, तो +1 कितने प्लस के 2 हो गए, प्लस क्रोमियम पे निकालना है तो x, कितने क्रोमियम में 2 है तो 2x कर दिया, प्लस O पे चार्ज क्या होता है, -2, तो कितने O के 7 है, 7 दूनी 14, तो -14 हो गए, -14। अब यहाँ पर ऊपर चार्ज जो होता है ना, वो हमेशा टोटल चार्ज करने के बाद बराबर जो बचता है ना, वो ऊपर हमेशा ऊपर आता है, तो बराबर यहाँ लिखेंगे। ऊपर चार्ज यहाँ कुछ है नहीं, 0 है, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे 0, 0 लिख दिया। अब इसको हल कर लें समीकरण को। अब +2 -14, क्या बच गए, -12, तो इसको यूँ लिख दें 2x -12 बराबर 0, और 2x बराबर करोगे तो इधर आएंगे तो +12 हो गए, और x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/2, कितना आ गया, 6, यानी +6 आ गया। इसका मतलब Cr पे यहाँ चार्ज कितना है, +6 होता है, तो Cr पे चार्ज यहाँ +6 है, तो उत्तर कौन सा हो गया इसका, A हो गया +6, तो Cr पे चार्ज +6 हो गया। इसी प्रकार से जैसे प्रश्न नंबर देखो 44 और 44 के अंदर क्या है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है। ये पहले भी क्वेश्चन आ गया। ऑटोमोबाइल गाड़ियों बैटरी वगैरह होती है, घरों में इन्वर्टर वगैरह बैटरी लेते हैं काम में, तो बैटरी जो होती है उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, मुख्य रूप से कौन सा होता है अम्ल, कौन सा है वो, H2SO4। मुख्य अम्ल कौन सा है इसमें, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, और इसका अम्ल पीछे मैंने नाम भी बताए थे आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल, या इसको सल्फर का अम्ल बोलते हैं, या इसको रसायनों का राजा कहते हैं, या इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ये काम में लेते हैं। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा इसका, H2SO4, इसका बैटरियों में इसको काम में लेते हैं। और अगर कहते हैं कि ऑटोमोबाइल बैटरी में धातु कौन से काम में लेते हैं, तो किसी ने PB लेड, शीशा काम में ध्यान रखना। शीशा संचायक सेल या शीशा संचायक बैटरी में धातु कौन से काम में लेते हैं, तो लेड। संचायक बैटरी में धातु कौन सी है, तो लेड। संचायक बैटरियों में या शीशा संचायक बैटरियों में, ऑटोमोबाइल बैटरियों में अम्ल कौन सा लेते हैं, तो H2SO4। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा है, 45 नंबर का प्रश्न। 45 में क्या है, अब देखो 45 वाला अभी थोड़ा सा घुमा के लिखा है मैंने। देखो, एक श्वेत ठोस पदार्थ A, कोई पदार्थ है, गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है, चूने वाले पानी को दूधिया कर देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है, लेकिन ठंडा हो जाएंगे बाद क्या हो जाएगा, वो सफ़ेद हो जाएगा। तो यौगिक A कौन सा है, अब A कंपाउंड देखना है। अब A कौन सा है देखना है वो। अब देखो A में क्या है, पहला ऑप्शन जिंक सल्फेट। अब देखो चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस, ध्यान रखना, चूना का जो पानी है ना, क्या बोलते हैं इसको, चूने का पानी CaOH2, ये चूने का पानी है। इसको आप लिखना चाहते हैं इसलिए लिख सकते हो, CaOH कैसे 2 है, लिखने के तौर पे लिखा हमने ऐसे, थोड़ा समझने के तौर पे। और
ये चूने का पानी है, ये क्या है, चूने का पानी, ये इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कली को पानी मिलाने के बाद ये बनता है, जिससे हम कली करते हैं ना, पुताई करते हैं, चूने का पानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें CO2 गैस पास करें, लिखा है ना, चूने के पानी को दूधिया कर देते तो CO2 गैस पास करते हैं ना, तो CO2 क्या करती है, इस प्रकार से अभिक्रिया कर लेती है, ये CO2 रे यहाँ से O ले ले, तो क्या बन गया, CaCO3 प्लस क्या बच गया, H2 और OH, क्या बच गया, H2, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूने का पत्थर बन गया, चूने का पत्थर, यानी जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर या चूने का पत्थर बोलते हैं, इसका नाम संगमरमर भी बोलते हैं और इसको चूने का पत्थर भी कहते हैं। अब देखो, देखते हैं घरों में कि कली है, कली करने के बाद, एक बार करने के बाद सफ़ेदी नहीं आती, फिर हम कहते हैं कि थोड़ा इसको सूखने के बाद सफ़ेदी आएगी, तो चूने का पानी है, उसको आप जो दीवार के लगाओगे, दीवार के लगाने के बाद वायुमंडल में उपस्थित CO2 चूने के पानी के संपर्क में आएगी, संपर्क में आती चूने का पानी प्लस CO2 क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, तो जल तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, सूख जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट की पतली सी परत क्या है, दीवार के ऊपर लग जाती है, जिससे क्या दीवार क्या है, सफ़ेद हो जाती है। तो चूने के पानी में कौन सी गैस पास करते हैं, CO2 पास करते हैं, और CO2 पास करेंगे तब क्या चूने का पानी क्या हो जाएगा, दूधिया, इससे क्या पानी क्या हो जाएगा, दूधिया, मतलब किसके बनने से होता है दूधिया, कैल्शियम कार्बोनेट बनने से क्या दूधिया हो जाता है। अब देखो ये जो है, अब क्या लिखा, बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला, अब इनमें से किसको गर्म करें जिससे CO2 बने। अब देखो जिंक सल्फेट, इसको गर्म करोगे तो CO2 नहीं बनेगी, क्यों, सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट, तो इसमें कार्बन है ही नहीं, तो इससे नहीं बनेगी। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 इसमें है। लेड सल्फेट ये भी नहीं है, इस तरह से PbSO4 नहीं हो सकता। लेड कार्बोनेट PbCO3 ये हो सकता है। अब देखो जिंक और लेड में कौन सा अस्थायी होता है, ये जिंक कार्बोनेट, तो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ये कई बार लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ कि जिंक कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो क्या होगा। अब गर्म करोगे तो इससे क्या बनेगी, ZnO प्लस CO2, इसको गर्म करोगे क्या बनेगा, CaO प्लस CO2, दोनों में CO2 बन रही है। और अब जिंक कार्बोनेट जो है ना, ये बना है जिंक ऑक्साइड। अब लेड कार्बोनेट गर्म करोगे तब भी PbO बनेगा, लेकिन PbO है ना, ये यानी जब गर्म अवस्था में रहता है तो पीला नहीं होता, ये हल्का सा गुलाबी रंग का रहता है, तो यहाँ पर लेड कार्बोनेट नहीं हो सकता। किस कौन सा ऑप्शन इसका, जिंक कार्बोनेट, ZnO ये पीले रंग का होता है, ठंडा होती है क्या, सफ़ेद हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन है, जिंक कार्बोनेट। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर देखो 46, और क्वेश्चन नंबर 46 जो है ना, इसमें हमें थोड़ा सा इनको मिलान करना है। देखो एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में क्या, निम्नलिखित को उनके रासायनिक सूत्र सहित सही जोड़ियाँ बनाई हैं, इनकी केमिकल फॉर्मूला दे रखे हैं, इनकी सही जोड़ियाँ बनानी है। देखो हास्य गैस, अब आपको पता, अगर आपको थोड़े से ध्यान है ना इनके संरचना वगैरह, सूत्र वगैरह, तो आप आराम से कर सकते हो। प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस होती है, मुख्य रूप से क्या होती है, मीथेन होती है। कौन सी होती है, प्राकृतिक गैस में मीथेन। दूसरा हास्य गैस कौन सी होती है, ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये हास्य गैस है, क्या ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या हास्य गैस है। इसी प्रकार से शुष्क बर्फ कौन सी है, किसको बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठोस से CO2 को बोलते हैं शुष्क बर्फ बोलते हैं। और इसके अलावा अमोनिया, और अमोनिया में फॉर्मूला क्या, अमोनिया का NH3, तो अमोनिया फॉर्मूला NH3, ये अमोनिया फॉर्मूला हो गया। अब देखो सब मिल गए हैं, प्राकृतिक गैस तो मिला दिया CH4 से, हास्य गैस को मिला दिया हमने किससे, N2O से, शुष्क बर्फ है वो ठोस CO2 को बोलते हैं। अमोनिया फॉर्मूला क्या है, NH3। जैसे बाथरूम वगैरह में जो स्मेल आती है ना, किससे आती है, अमोनिया से आती है। ये जैसे बाथरूम वगैरह करने के बाद, यानी मूत्र जो है, मूत्र
के टूट रहे से मूत्र में क्या है यूरिया, और यूरिया टूटेगा तो क्या बनाएगा CO2 और अमोनिया बनाता है। तो CO2 तो रंगहीन गंधहीन गैस है, लेकिन अमोनिया क्या होती है तीक्ष्ण गंध वाली होती है। इसलिए मूत्र विसर्जन के बाद मूत्र में आने वाली बदबू जो कौन सी गैस होती है वो अमोनिया से होती है। तो अमोनिया। अब देखो इसमें मिलाना है कि पहला ऑप्शन क्या है प्राकृतिक गैस 4 के साथ, यानी A 4 किस में है C वाले ऑप्शन, एक ऑप्शन है बस, एक मिलाते सारे सही हो जाएंगे। दूसरा B हास्य गैस के लिए सेकंड सही है, तो सेकंड दे रखा है। C शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ ठोस CO2 पहला ऑप्शन है, तीसरे में पहला। फिर अमोनिया के लिए NH3 तीसरा ऑप्शन, तीसरा। सही उत्तर कौन सा हो गया इसका C वाला हो गया। तो यानी इसका 46 का उत्तर क्या हो गया इसका, यह 3 नंबर उत्तर हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 47। अब देखो 47 के अंदर जो है ना 47 में क्या करोगे आप, क्या लिखा है कि चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं, यानी राख की मात्रा जो है ना उसको अगर हम कम करनी हो तो क्या करते हैं, चिमनी में धुआं निकलता है। अब देखो ध्यान रखना, धुआं जो होता है ना, धुआं जो है ये क्या है, धुआं कोलाइडी विलियन है, ध्यान रखना कोलाइड है ये। और कोलाइड कौन सा है ये, गैस में ठोस, क्या ये गैस में ठोस का कोलाइड है। अब गैस तो क्या होता है, अब देखो कोलाइड जो होते हैं ना उनमें विलायक और विलय को अलग नाम देते हैं, विलायक और ठोस क्या है विलय। अब कोलाइड के अंदर है ना विलायक है ना, जैसे विलियन में विलायक, जैसे जल में हम चीनी घोलते हैं तो जल में चीनी घोलेंगे ना तो जल तो क्या विलायक, चीनी क्या होगी विलय पदार्थ होगी, जो कम मात्रा में विलय जो घोलता है वो विलायक जल, तो यानी विलय और विलायक बोलते हैं। लेकिन कोलाइड जो तो उसमें के अंदर विलय और विलायक को विलय विलायक नहीं बोलते, वहाँ पर क्या है विलायक को तो बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम, क्या बोलते हैं इसको प्रक्षेपण माध्यम बोलते हैं। और विलय जो इसको बोलते हैं प्रक्षिप्त परावस्था, प्रक्षिप्त परावस्था, यानी ये तो डिस्पर्सन मीडियम और ये डिस्पर्स फेज होती है। तो ये डिस्पर्सन मीडियम और ये डिस्पर्स फेज है ना। अब देखो धुआं जो इसके अंदर क्या है, ठोस तो क्या है अंदर ठोस के बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कण जो उसके अंदर क्या है फैले रहते हैं, और पूरी गैस उसके अंदर फैले होती है। गैस तो विलायक यानी डिस्पर्सन यानी मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम है, और इसके अलावा ठोस जो है ना ठोस कार्बनिक कण है वो उसके अंदर घुले, वो विलय यानी प्रक्षिप्त परावस्था के रूप में। अब अगर उस धुएं में से ठोस कार्बनिक कणों को अलग कर दें तो धुआं क्या हो थोड़ा साफ हो जाएगा। तो उस धुएं को साफ करने के लिए क्या करते हैं इस प्रकार से, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो इस धुएं को साफ करने के लिए क्या होता है इसके अंदर, इस तरह से करते क्या है कि इस धुएं का अवक्षेपण करते हैं। इस प्रकार से एक चिमनी काम में ली जाती है, यूँ क्या लेते हैं इस काम में, एक ऐसे चिमनी काम में लेते हैं। चिमनी काम में लेते हैं ना तो इस चिमनी में इस तरह से इसकी संरचना बनाते हैं, इसको धूम्र अवक्षेपक बोलते हैं, धूम्र अवक्षेपक। इस तरह से यहाँ से इसमें धुआं प्रवेश करवाते हैं, धुआं इसके अंदर आ जाए। और यहाँ पर जो है ना अब धुआं जो होता है ना ये धुआं ये क्या है, अब कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित ऋणावेशित। तो धुआं जो होता है ना ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, ध्यान रखना। अब देखो 2-3 क्वेश्चन आगे इसमें कि धुआं है क्या, कोलाइड है, किस में किसका कोलाइड है, गैस में ठोस का कोलाइड है। प्रक्षेपण माध्यम क्या है, गैस है। परिचित परावस्था क्या है, इसके अंदर कार्बन के कण हैं। और धुआं कौन सा कोलाइडी विलयन है, नेगेटिव या ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अब इसमें ऋणावेशित कार्बन के कण होते हैं इसके अंदर, गैस तो ऋणावेशित होती नहीं है। इसके अंदर क्या है, कार्बन के नेगेटिव पार्टिकल है। अब उस कार्बन के नेगेटिव पार्टिकल को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। अब कार्बन के माइनस को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाला। तो प्लस वाला इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड। तो यहाँ पर एनोड इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक इस तरह से एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एनोड इलेक्ट्रोड, यूँ इस तरह से। ये एनोड है, ये इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसमें लाइट पास करते हैं यूँ। लाइट पास करें जब धुआं इसके पास आएगा ना यूँ, तो धुएं के जो माइनस वाले कण है ना ये, या धुएं के जो कार्बन के पार्टिकल हैं वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे ऐसे। ये कार्बन के पार्टिकल हैं, ये कार्बन चिपक जाएगा और गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और इस कार्बन धीरे के नीचे आके यहाँ गिर जाएगा इस तरह से। इसको बोलते हैं धूम्र अवक्षेपक।
धूमर अवक्षेपक। इसको यानी विद्युत की सहायता से करते हैं, इसको विद्युत अवक्षेपण ही बोलते हैं। तो यहाँ पर चिमनी से निकले धुएं में की राख की मात्रा कम करने क्या करते हैं, इसको विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। सही है ये। धुएं को चालनी से गुजार कर, ये गलत है। धुएं को जल से गुजार कर, ये भी गलत है। रासायनिक पदार्थों द्वारा, ये भी गलत है। सही उत्तर कौन सा होगा इसका, ए वाला हो गया। यानी विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा क्या करते हैं, धुएं को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो इस प्रश्न नंबर 47 हो गया। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर अगला 48। और 48 के अंदर क्या है कि यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, अब क्वथनांक के बारे में स्टेटमेंट देना है, तो उसका क्वथनांक क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन क्या है, घटेगा, कब बढ़ेगा, परिवर्तित नहीं होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अब देखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो कि क्वथनांक होता क्या है, यानी बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है, कितना जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। अब जल का क्वथनांक 100 डिग्री क्यों है, तो क्वथनांक का मतलब जब कोई भी अगर आप लिक्विड उसको गर्म करोगे ना, तो जैसे कोई द्रव है, जल है, उसको आपने गर्म किया यूँ, इसको गर्म कर रहे हो और जल को गर्म करो, उससे क्या बनेगी, जल से वाष्प बनेगी, वाष्प के पार्टिकल जैसे यूँ वाष्प बनी, ऊपर से बंद है, और ये वाष्प क्या लगाएगी, जल के स्तर पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी ऐसे, इसको बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब बोलेंगे। अब अगर खुला है ना तो आराम से जल वाष्प ऊपर जा रही है, और जब बंद कर दिया तो इसकी वाष्प दाब लग रहा है। खुला है तब भी वाष्प दाब लग रहा है। और जब किसी द्रव्य को गर्म करें, इतना गर्म करें कि उस द्रव्य से बनने वाली वाष्प जो है ना, और उस वाष्प से लगने वाला वाष्प का दाब यानी वाष्प दाब, और वो वाष्प दाब क्या है, बाहर के वायुमंडल का दाब जो बाहर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बराबर हो जाए, उस अवस्था में वह द्रव्य का उबलना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस ताप पर उसका द्रव्य का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को बोलते हैं उस द्रव्य का क्वथनांक ताप। तो यानी जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री। इसका अर्थ क्या हो गया कि जल जो है ना, अगर जल को आप 100 डिग्री तक गर्म करो, यानी 100 डिग्री पर जो जल का ताप पहुंचेगा, तो जल से इतनी वाष्प बनेगी कि उसका वाष्प दाब, जल का लगने वाला वाष्प दाब हमारे बाहर के वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। तब जल क्या जो उबलने लगता है, उसको बोलते हैं जल का क्वथनांक। तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है ये। तो अगर बाहर का वायुमंडल का दाब ज़्यादा हो, सपोज करो कि बाहर का वायुमंडल का दाब ज़्यादा है, अगर दाब ज़्यादा हुआ तो वाष्प दाब उसके बराबर नहीं होगा, वाष्प दाब कम रह जाएगा। तो उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर, जैसे वायुमंडल का दाब ज़्यादा है, यहाँ है, वाष्प दाब यहाँ है, कम है, तो इसको जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक क्वथनांक बिंदु नहीं आएगा। तो ये कम है वाष्प दाब, तो इसको बराबर करने के लिए क्या है, वाष्प दाब हमें बढ़ाना पड़ेगा यूँ। और वाष्प दाब कब बढ़ेगा, जब क्या हो, वाष्प बढ़ेगी, क्योंकि वाष्प बढ़ेगी तब दाब बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। तो यानी वाष्प बढ़े, वाष्प कब बढ़ेगी, तब ताप क्या हो, बढ़े। ताप बढ़ाओगे ना तो धीरे धीरे वाष्प दाब बढ़ेगा और वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर दाब ज़्यादा होगा ना वायुमंडल का दाब, तो वाष्प क्वथनांक का मान भी क्या होगा, अधिक गर्म करना पड़ेगा, तो क्वथनांक मान ज़्यादा होगा। और अगर या वायुमंडलीय दाब कम हो जाए जल्दी, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो क्वथनांक का मान क्या कम हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है कि किसी द्रव्य का दाब बढ़ता है, अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उत्तर इसका क्या होगा, बढ़ता है। तो कौन सा आ गया, इसका बी आ गया। तो क्वथनांक का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। ये तो गया 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो 49, और 49 के अंदर क्या है, अब देखो पीछे भी आ गया क्वेश्चन, मैंने आपको थोड़ा समझाया भी था कि एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है ना, और उस पर विश्वास करके महिला अपने सोने की चूड़ियाँ उसे दे देती है, और जिन्हें वह एक घोल में डालता है और चूड़ियों की चमक आ जाती है, और उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग में किया गया घोल संभवतः हो सकता है, बताओ कौन सा हो सकता है। अभी बताया पीछे मैंने, क्या था वो, एक्वारेजिया, क्या था वो, एक्वारेजिया, जिसको लिखते हम अम्लराज। और किसका मिश्रण था वो, 3 भाग HCl और 1 भाग क्या था वो, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका मतलब किसका मिश्रण है वो, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है ये। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण आ गया।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 का क्वेश्चन है। 50 में क्या है, सूची फर्स्ट और सेकंड जो है ना, इनको क्या करना, हमें मिलान करना है, इन सूचियों को मिलान करना है। अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, अब मिलान कैसे करना है, तो देखो हीरा, संगमरमर, रेत, माणिक्य, अब किसके अंदर कौन सा एलिमेंट होता है उसके हिसाब से मिलान करना है। अब हीरे में क्या होता है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, क्या है, कार्बन के अपर रूप है, तो कार्बन होता है इनमें। तो हीरे में क्या होता है, कार्बन, हीरे में कार्बन होता है, कार्बन पे टिक कर दिया 4 नंबर। संगमरमर क्या है, अब संगमरमर जो होता है ना, संगमरमर किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, जिसको चूना पत्थर कहते हैं। ये क्या है, संगमरमर है। तो इसके अंदर क्या है, कैल्शियम, तो यहाँ कैल्शियम का ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें क्या आएगा, कैल्शियम आ जाएगा। तीसरा रेत है, रेत को क्या बोलते हैं, सिलिका, SiO2, क्या बोलते हैं इसको, सिलिका। तो सिलिका का ऑप्शन है कि यहाँ सिलिकॉन लिखा है, सिलिकॉन गलत है, ये सिलिकॉन अलग चीज़ होती है, ध्यान रखना। बहुत सारे सिलिकॉन लिखाते हैं, सिलिकॉन एक बहुलक है, ध्यान रखना, ये सिलिका आएगी इसमें, ठीक है ना। यहाँ सिलिका नहीं आएगी तो यहाँ लिख देंगे सिलिकन, ऐसे लिखते हो ना, यूँ एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन आगे ऐसे इस तरह से अलग से। तो इसमें कौन सा हो गया इसका, सिलिकॉन, ये वाला हो गया, लिख दिया हमने। और उसके बाद माणिक्य या रूबी, रूबी के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है रूबी। अब मिलान हमने कर दिया। देखो पहले हीरे का कौन सा, चौथा कार्बन 4, तो पहले में क्या है, ए में 4 कहाँ आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है और डी में आ रहा है, 2 में आ रहा है, बाकी ए और सी क्या हो गए, गलत हो गए, कट गए। फिर दूसरा देखो संगमरमर में पहला, दूसरे में पहला, दूसरे में पहला, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये तो गलत पहले से ही है, तो काट दिया हमने, गलत है, ये हमने पहले काट दिया, गलत है। किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कौन सा बचा है, सेकंड बचा है, और मिला सकते हो। रेत सिलिका है तो सेकंड 2, तो इसमें 2 आ गया। और इसके बाद माणिक्य रूबी 3 नंबर है, तो 3 आ गया। तो यानी पहले का 4, फिर दूसरे का 1, फिर 2, फिर 3। सही उत्तर कौन सा है इसका, बी वाला ऑप्शन हो गया, इसका सही हो गया। तो इस प्रकार से हमारे आज जो है ये 25 से लेकर 50 तक कुल आपके क्या है, ये 26 से लेकर 50 तक कुल आपके 25 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। इसे MCQ पार्ट 3 में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री के, इसमें आपके 25 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। और हर क्वेश्चन में मैंने आपको जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक उन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये मत समझो कि एक क्वेश्चन 25 क्वेश्चन किए हमने, पर हर क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी किए। तो ये मानो आज हमने लगभग 150 क्वेश्चन प्लस हमने आज डिस्कस किए जो आपके बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगला फिर दोबारा MCQ 4 दोबारा आएगा, उसमें देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन। धन्यवाद, नमस्कार।